अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ़ शाहिना शुमाइल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो है हमारे साथ एक बहुत अच्छे और बहुत मुअज़्ज़ज़ और एजुकेशनिस्ट जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि एम इकनॉमिक्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं और साथ साथ लॉ रिसर्चर हैं। और लॉ रिसर्चर हैं, साथ साथ जो है हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऐसे काबिल तरीन लोगों की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे मुल्क का असासा हैं। अगर ऐसे लोग नहीं हों तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो, हम किस तरह से लीगल कंसल्टेंट से कैसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से दूर रखे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ ऐसा होता है कि हमें कभी एजुकेशनिस्ट हैं तो हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, हमारे बच्चे होते हैं जब वो लर्निंग एज में होते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं और तो हमें नहीं पता होता हम उन्हें किस तरह गाइड करें। तो ऐसे जो कंसल्टेंट होते हैं वो गाइड करते हैं हमें, और एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपका बच्चे का किस तरफ रुझान है, क्या उसकी जो है ना उसके अंदर मतलब स्पेशलिटीज़ है, तो वो उसके तहत बताते हैं, मशवरा देते हैं कि आगे दौर कैसा चल रहा है, कौन सी चीज़ पाकिस्तान में अगर आप कौन सी पढ़ाई करेंगे और या पाकिस्तान से बाहर कौन सी ऐसी पढ़ाई करेंगे जिससे आपके जो है अच्छा एक मुस्तकबिल आपका बन सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो जो है माशाल्लाह हमारे मुल्क का सासा हैं और वो हमें बताते हैं कि हम किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को समझाएं। और साथ साथ कुछ लीगल ऐसे मसले होते हैं जैसे प्रॉपर्टी का मसला होता है और भी डिफरेंट जो है ना वो मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और माशाल्लाह वो हमारे मुल्क का सासा होते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे गेस्ट हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ एहतराम है और मेरे लिए, और मैं आई रियली ऑनर कि वो यहाँ मौजूद हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए। तो खालिद महबूब साहब मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इंट्रोडक्शन का। जी, असल में आप जैसे लोगों का इंट्रोडक्शन ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि माशाल्लाह आप इतने ज़्यादा काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं और इतनी सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। इकनॉमिक्स हैं और इसके अलावा एजुकेशनिस्ट हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो आप काम करें, लॉ रिसर्चर हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आप अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनको पता चले और उनको फ़ायदा हो और वो आपसे रब्ता करें, कांटेक्ट करें आपसे। आपका नंबर भी मैं स्क्रीन पे हमारी चल रहा है और साथ साथ जो है अगर आप हमें कोई लाइव कॉल करना चाहता है और इनसे मशवरा लेना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। और एक बात इनकी बहुत अच्छी है कि इन्होंने एक बात मुझसे कही थी यहाँ पर जब ये शो में आए, इन्होंने मुझसे कहा कि शाइना मैं जो हूँ ऐसे भी लोगों की मदद करता हूँ जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इनकी बात है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक ऑनर है कि जो ऐसे मतलब लोग होते हैं, मतलब हर बंदा नहीं होता इस तरह आपकी तरह, हर पर्सन नहीं होता है आपकी तरह कि वो जो है ना विदाउट मतलब एनी एक्सपेंस अपनी जो खिदमत अंजाम दे। और ये उन लोगों की खिदमत करते हैं इस तरह जो लोग पैसे नहीं दे सकते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपने बारे में बताएं। जी थैंक यू वेरी मच शाहिना, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद तो मज़ीद कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये मैं बता दूं कि क्वालिफ़िकेशन के हवाले से मैंने LLM किया हुआ है, मैं मास्टर ऑफ लॉ हूँ और मैं पब्लिक इसमें जो है वो लॉ रिसर्चर के तौर पर जो है वो मैं PhD भी मैं कर रहा हूँ लॉ में कराची यूनिवर्सिटी से। मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, ज़बरदस्त। और बकिया क्वालिफिकेशन भी मेरे पास है। लेकिन इसके अलावा ये है कि मेरे पास जाहिर है कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मेरी ये एज ब्रैकेट है जी, तो मेरी अपनी एक्सपोजर भी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, लॉ साइड पर भी है, एजुकेशन साइड पर भी है, इसी तरीके से सोशल साइड पर भी है और बीइंग इकोनॉमिस्ट भी जो है वो मैंने चीज़ों को देखा है। मैं कॉलम निगार भी हूँ, मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ इकोनॉमिकल इशू पे, सोशल इशू पे, लीगल इशू के ऊपर। तो ये एक छोटा सा वो है और छोटा सा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। इट्स रियली गुड। मैं ये समझता हूँ कि देखें शायना, सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखें एजुकेशन से आप तो बहुत कुछ सीखते हैं, एग्जैक्टली, बट एजुकेशन जस्ट ओपन अ डोर फॉर योर करियर। एग्जैक्टली, जब वो आपको एक डोर ओपन कर देता है तो आगे की मेहनत आपकी होती है कि आप अपने मंजिल और आप अपने डेस्टिनेशन तक आप कैसे पहुंचे। जी बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो पढ़े लिखे हैं बहुत हैं
जी। लेकिन उन्होंने आगे जाकर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, पढ़ लिख कर करी। सिर्फ डिग्री ली जी। और प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। जी, वो पढ़ लिख कर उन्होंने अपनी डिग्री को अलमारियों में रख दिया। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, कि डोर ओपन होने के बाद आप उसमें प्रोग्रेस नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके लिए ठीक नहीं है। वो आपको करना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए। और हम जैसे तजर्बाकार लोग जो भी एक अल्लाह ने जो दिया है, तो एक वक्त इंसान के लिए, एक सीनियर के लिए ये आ जाता है कि एक वक्त ये होता है कि आप सोसाइटी से लेते हैं जी। फिर एक वक्त वो आता है कि आपको सोसाइटी को देना पड़ता है, क्योंकि वो आपका कर्ज सोसाइटी पे होता है। Exactly. अगर आप वो सोसाइटी को नहीं देते तो भी आप ज्यादती करते हैं। अच्छा, ये बताएं खाने से किस हद तक आपका ताल्लुक है? कौन सी डिश है जो पसंद है आपको? क्योंकि ये हमारा, आपको पता है, कुकिंग शो है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज बन रहा है बीजिंग बीफ बन रहा है, और ये चाइनीज डिश है। और साथ साथ मुझे ये बताएं आपको खाने से किस हद तक लगाव है, और कौन सी कंट्री की कुजीन अच्छी लगती है? देसी अच्छा लगता है, चाइनीज अच्छा लगता है, कॉन्टिनेंटल अच्छा लगता है? क्या आपको चीज़ अच्छी लगती है? कंपैरिजन के लिए आपने जो है वो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि देसी खाने का अपना जो मज़ा है जी, चाइनीज़, इटालियन, मैक्सिकन, ये तमाम जो है ये अपनी अपनी जगह पर ज़रूर एक अच्छा एक जायका रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन जो चीज़ आपके देसी खाने की जो एक सेटिस्फेक्शन है ना जी, वो मेरा ख्याल ये है कि जी मैं समझता हूँ कि जी उस सेटिस्फेक्शन की बात ही कुछ और है। जी, एग्जैक्टली। और इसमें एक और बात भी मैं आपको ये मैं बताता चलूँ कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह ताला ने सब कंटिनेंट को जी मसाला जात के हवाले से जी इतना रिच किया हुआ है जी कि आप ये अंदाज़ा कर लें कि अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए और उन्होंने मसाला जात जो है वो यहाँ से उसको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन अरेबियन कंट्रीज के लोग, अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो यहाँ के मसाला जात ले जाते थे। जी। तो अल्लाह ताला ने बड़ा वो रखा हुआ है, मतलब ये कि मैं सब खाने ही पसंद करता हूँ, लेकिन देसी खाना, देसी यानी कि आपकी जो चॉइस है वो देसी खाना प्रेफरेबल है। उसके बाद अगर आप पूछेंगी तो मेरा ख्याल है कि जी चाइनीज आई लाइक वेरी मच। लेकिन अगर आप जंक फूड की बात करेंगी तो मैं खुद इसलिए प्रीफर नहीं करता जी कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इससे थोड़ा सा दूर रखूँ। हाँ, ये तो है, क्योंकि जंक फूड थोड़ा सा जो है ना, वीक में आप एक दफा खा लें, एक मरतबा चल जाए, बस दो चल मरतबा जाएगा, चल जाए। क्योंकि हम इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं जंक फूड के कि हम उसको कितना कोशिश कर लें स्किप करने की, वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाऊँ, साथ साथ आप हमारी कुकिंग भी इंजॉइन करें और इंजॉय करें और डिश भी सीखें। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है, मेरे पास बीफ की स्ट्रिप्स मौजूद हैं, और ये मैंने इसमें जो है ना बीजिंग बीफ में स्ट्रिप वाला जो है बीफ यूज़ होता है। ये मैंने एक नॉर्मल सा एक फ्ले लिया, उसके मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स करें, और ये मैंने स्ट्रिप्स जो है ये 400 ग्राम मीट है, ठीक है, और ये मैंने इसके स्ट्रिप्स करें। और साथ साथ जो है ना मेरे पास जो सारे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो भी बता दूं। इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन होंगी, क्योंकि हम साथ साथ इसके बनाएंगे लेमन गार्लिक राइस बनाएंगे, उनके साथ ही हम इसे सर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग अनियन मौजूद है, एक कैप्सिकम मेरे पास मौजूद है, अनियन मेरे पास एक पर्पल अनियन जो हमारे नॉर्मल घरों में देसी इस्तेमाल होती है, पर्पल अनियन मौजूद है, एक लेमन मौजूद है, सम गार्लिक क्लोव्स मौजूद है मेरे पास, और कोरिएंडर यानी कि धनिया मौजूद है, हरा धनिया, ठीक है। और 400 ग्राम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रिप्स मौजूद हैं बीफ की मेरे पास। साथ साथ मेरे पास एक एग फिटा हुआ मौजूद है, और साथ साथ सोया सॉस मेरे साथ पास मौजूद है 3 टेबल स्पून मेरे पास जो है वो चिली गार्लिक सॉस मौजूद है। साथ साथ मेरे पास जो है वो वॉस्टरशायर सॉस 3 टेबल स्पून मौजूद है। आप चाहें तो आप जो है ना हॉइजन सॉस 1 टेबल स्पून ले लें। और मेरे पास केचप मौजूद है 3 टेबल स्पून। लेमन जूस फ्रेश मेरे पास मौजूद है, 1 लेमन का मैंने इसको जूस निकाल लिया था, ठीक है। अब मैं आपको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ लेके चलूँ, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद है, कॉर्नफ्लोर मेरे पास मौजूद है 3 टेबल स्पून मेरे पास मैदा मौजूद है। साथ साथ मेरे पास 2 टेबल स्पून चिली ऑयल मौजूद है, साथ साथ विनीगर मौजूद है मेरे पास, साथ साथ मेरे पास गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून मौजूद है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून मौजूद है, शुगर मौजूद है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये हो गए मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स।
अच्छा, मैंने क्या करा था ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, जब मैं बात करी थी अपने गेस्ट से, तो मैंने जो है यहाँ पर अपना पानी बॉईल करने रख दिया था, क्योंकि मैंने चावल बॉईल करने थे, ठीक है। और लेकिन चावल आप देखिए सिमरिंग पॉइंट पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, चावल मैं इसका पानी थोड़ा सा, चावल मैंने 15 मिनट्स, नॉर्मल आप कोई भी बासमती राइस ले लें, मैंने 15 मिनट्स चावलों को सोक करा था, ठीक है। ये यहाँ पर मैं चावल डाल रही हूँ जब तक ये बॉईल होंगे। चावल बॉईल हो रहे हैं और अब हम करेंगे अपने बीफ को मैरिनेट। लेमन गार्लिक राइस बन रहे हैं, ठीक है, सर्व हो रहे हैं और बहुत अच्छी इसकी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने हमारी रेसिपी को, और आई होप आपको हमारा शो कल की तरह आज का शो भी बहुत पसंद आए। इसके अलावा वीनस HDTV का YouTube चैनल है, तो आपने वहाँ जाना है, और आपकी कोई भी रेसिपी अगर मिस हो जाए, कभी आप बिज़ी हों और कोई रेसिपी आपको नहीं समझ आए, कुछ बातें होती हैं निकल जाएं, तो आप YouTube चैनल पे जाएं और पाउस करके जो है ना हमारी रेसिपी को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बीफ की तरफ। बीफ स्ट्रिप्स है मेरे पास, मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैं इसमें डालूँगी सिरका, वाइट विनीगर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस में इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, एंड देन मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पिंच ऑफ मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करा है। पिंच ऑफ मैं इसमें गार्लिक पेपर ऐड कर रही हूँ, और मैं इसको कर दूँगी मिक्सिंग के लिए। लेमन जूस थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, ठीक है। और चिली सॉस थोड़ा सा, लाइक 1 टेबल स्पून। बाकी ये आप सोच रहे होंगे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने निकाले हुए, तो ये कहाँ जाएंगे, इसकी सॉस बनेगी उसमें जाएंगे। अच्छा, ये वॉस्टरशायर सॉस मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, इसको हम मिक्स करेंगे, फोर्क की मदद से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छा, हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे और साथ साथ आ जाएंगे हम अपनी कटिंग की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा, आपके घर में किस टाइप के खाने बनते हैं? देखिए, हमारे घर में तो हर टाइप के खाने बनते हैं, लेकिन ज़्यादा जोर 2-3 खानों के ऊपर होता है। अच्छा। एक जो ट्रेडिशनली जो हम खाते हैं अपने पाकिस्तान में, जी, जैसे बिरयानी है, कोफ्ते हैं, कोरमा है, ये अच्छा, माशाल्लाह, यानी कि पूरी देसी ही खाने बनते हैं। जी। और सेकंड जो है वो प्रेफरेंस जो है वो चाइनीज़ है जी। और चाइनीज़ के अंदर जिस तरीके से आप ये बीजिंग बीफ गार्लिक सॉस के साथ मिक्स करके आप चाइनीज़ राइस आप बनाती हैं, या चिकन चिलीज़ या बीफ चिलीज़, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। और अब थोड़ा सा चूँकि इटालियन कुकिंग भी बहुत हद तक जो है वो हमारी सोसाइटी में वो हो गया है जी। आ चुका है। इटालियन की जब हम बात करते हैं ना, तो इटालियन कुजीन के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो नहीं मिलते हैं जी, तो कुछ जो है ना हमें इंपोर्ट वाले यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश भी की गई जी, वो फ्लेवर नहीं आया। वो सीक्रेट जो है ना, वो सीक्रेट चीजें होती हैं, तो वो सीक्रेटली अपनी आउट नहीं करते, लेकिन हमारा मटेरियल की जो जी, लेकिन जो हमारा जो शो है ना, तो इसमें तो दुनिया भर के तमाम खाने हैं कुकिंग विद चाइना में, और हम सारे इटालियन और थाई सारे खाने हम यहाँ पे इंशाल्लाह बना रहे हैं और बनाएंगे। लेकिन ये है कि जो आपने एक बात कही कि कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, तो हम फिर वो कंपनी से, जैसे अब थाई कड़ी बनाते हुए थाई पेस्ट जो होता है ना, वो यूज होता है थाई खानों में, तो वो पेस्ट हमें जो है ना लेना होता है, बिल्कुल लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना पड़ता है, वो पेस्ट हमें लेना होता है। और वो हम फिर क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, तो हम इंपोर्ट वाला जो है, में जैसे पिज्जा हो गया, इसी तरीके से और भी चीजें हो गई जी। असल में प्रॉब्लम क्या है कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जी। वो आपको ये तो बता देंगे कि जी आपको चीजें पकानी कैसी है, चीजें करनी कैसी है, लेकिन जो चीज आप उसमें यूज कर रही हैं स्पेशली, तो वो आपको वो ट्रांसफर कभी भी नहीं करेंगे जी। जैसे जो ब्रांडेड आपके पास जो आप आउटलेट्स देखती हैं, उनकी जो चीजें होती हैं, तो वो आपको एक सिंपली बता देंगे कि चीजें इस तरह बनती है, लेकिन उनके जो मसाला जाता है उसकी सीक्रेसी क्या है वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। अच्छा सर, टाइम हुआ है ब्रेक का, सो लेते हैं ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
अच्छा जी, मैंने आपको बताना था कि ये बीफ स्ट्रिप्स मैंने मैरिनेट की थी, और इसको मैंने किस तरह मैरिनेट किया था। इसमें मैंने ब्लैक पेपर और सोया सॉस और विनीगर एंड देन मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला था, ठीक है, और सॉल्ट डाला था। मैंने इसको मैरिनेट करा था बीफ को। साथ साथ मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं बीफ को अपने एक एग मेरे पास मौजूद है, और ये कॉर्नफ्लोर और जो है वो मेरे पास मैदा मौजूद है, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है, थोड़ा सा अब अच्छा, साथ साथ जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ, तो मुझे ये बताएं आप कि अगर किसी को आपसे जो है वो कंसल्ट करना हो और एजुकेशन के बारे में आपसे मशवरा लेना हो, तो आप क्या मशवरा देंगे? और थोड़ा सा हमें गाइड करें, आपके एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो क्या मशवरे देते हैं, और क्या उनसे लोग उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आजकल का वक्त जो है वो चूँकि एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड से मुराद मेरी ये है कि जी पहले एजुकेशन के इतने ब्रांचेस नहीं होते थे, लेकिन अब जो है इसके ब्रांचेस जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगे जी। लिहाजा पेरेंट्स से मेरी अपनी एक एडवाइस है कि वो अपने बच्चों के लिए जो है वो काउंसलिंग करवाएं, प्रोफेशनल काउंसलर से जी इसकी काउंसलिंग करवाएं, फिर बच्चों का रुझान देखें, उनका एटीट्यूड देखें कि किस तरफ हैं, और उसी तरीके से फिर उनकी जो है वो तालीम और तरबियत की तरफ जो है वो ध्यान दें। और कोशिश ये करें कि ऐसे तमाम चीज़ों के अंदर के बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेट करें अपने पढ़ाई पर, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए जो आजकल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उनको एथिक्स की तालीम की भी अशद ज़रूरत है। एथिक्स की तालीम की भी बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ दिन ब दिन जी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो जी, कुछ सोसाइटी के हालात ऐसे हो गए हैं कि टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो गया है। एग्जैक्टली। तो बच्चों को टॉलरेंस लेवल सिखाना है, आपने उनको एथिक्स सिखाना है, और फिर बच्चों के करियर के हिसाब से उसकी जो है वो काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग के बाद उनके पढ़ाई और उनके ऊपर वॉच रखें। बहुत सारे माँ बाप ये समझते हैं कि जी उनके बच्चे बहुत ठीक चल रहे हैं और वो उनको वॉच नहीं रखते, तो पेरेंट्स को एक हद तक वॉच ज़रूर रखना चाहिए जी। अच्छा, ये है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आजकल कौन सी पढ़ाई ऐसी है जिसका दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो मतलब हमारे इंटर के बाद कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिजनेस में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर मैं इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में मैं बात करूं जी, तो आपको ये पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हमारी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और हर कोई ये चाहता है कि जी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि जो उसकी गवर्नमेंट नौकरी लगे जी, और वो प्राइवेट की तरफ ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को प्राइवेट की तरफ भी जाना चाहिए, और एक चीज़ कहलाता है जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल, तो अपना एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करें ताकि वो खुद अपने बिजनेस की डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि इस सेंचुरी में आपके बहुत सारे काम जो हैं वो टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जी टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ है, तो आप ये देखेंगे कि आप मेडिकल साइंस में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में चली जाएं, इवन लॉ के फील्ड में आप चली जाएं, तो अब टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टेक ओवर कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चों को और स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साइड के ऊपर जाना चाहिए, आईटी को जो है वो ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि अब जो आईटी को बाईपास करके जाएगा
तो वो मेरा ख्याल है कि अब उसकी कामयाबी इतनी नहीं होगी। अच्छा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को और जानी हमारे चाहिए। बच्चों को जानी जानी चाहिए, जानी ठीक है? क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए जी। कि ये आईटी के फील्ड में क्या चीज़ें होती जी। हैं, बिग डाटा किसको कहते हैं। जी। मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना वो हुआ करता था कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न जी इसको मैनुअली किया करते थे, अकाउंट्स में जो है वो मुंशी खाता भरा करते थे, जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये जो है वो हाथ से चीज़ों को वो लिखा करते थे। तो अब एक टाइम आया कि उसे कंप्यूटर ने टेक ओवर कर लिया। अब एक टाइम ये आया कि अब इन तमाम चीज़ों को टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया। एग्जैक्टली। सो अभी कंप्लायंस लॉ और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये कभी भी टेक्नोलॉजी उस तरह टेक ओवर नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि इस वक्त का तकाजा है। वक्त का तो आईटी को तकाजा प्रीफर है, करना चाहिए, लॉ को exactly। प्रीफर करना चाहिए। तो अकाउंटेंट तो अब रखने लगे हैं लोग, लेकिन पहले मुशीर हुआ करते थे। जी जी। तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती थी। अब जी, जाहिर सी बात है, अब पहले उस तरह से हिसाब नहीं होता था जितना क्लियरली हिसाब हो सकता है कंप्यूटर सॉरी से। आपकी बात कट रही है। देखिए जी। मुशीर तो अभी भी है। मुशीर को अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो एडवाइजर, एडवाइजर, ठीक है, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, चाहे वो फाइनेंस के एडवाइजर हो, तो एडवाइजर का रोल तो हमेशा रहता है। लेकिन एडवाइजर का रोल जो है वो एक्चुअली कंप्लायंस के हवाले से होता है, उनको मशवरे देने के हवाले से होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, उनके अब दो रोल हो गए हैं ना। मतलब एक रोल तो ये हो गया है कि जी आप अपने अकाउंट्स, फाइनेंस, कॉरपोरेट के अफेयर को आप देखते हैं, लेकिन आपके जितने ये फिगर का जो वर्क है दैट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द टेक्नोलॉजी। So you have to go for the big data, you have to go for the Python, you have to go for the other IT technology that is very important. फिर ये है कि जी बहरहाल मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बाकी शोबे जो है वो उसमें बच्चों को नहीं जाने चाहिए। ऑफ कोर्स मेडिकल का शोबा है, आपकी इंजीनियरिंग का शोबा है, ये सब भी These हमारी are very जरूरत है। अगर important। डॉक्टर्स नहीं होंगे हाँ, तो क्या डॉक्टर्स होगा? नहीं होते हमारे यहाँ, डॉक्टर्स जो है बहुत कम है। कम है, और जो हैं वो बाहर चले जी, जाते तो हैं। बल्कि गवर्नमेंट से तो मेरी गुजारिश ये है कि जी वो बच्चे जो बड़े टैलेंटेड हैं और जो मेडिकल के जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते, तो उनको भी कुछ सब्सिडाइज करे, उसको भी सब्सिडाइज करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गरीब माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 30, 32 और 35 और 60, 70 लाख रुपए खर्च कर सके। तो उस बेचारी की जो है वो टैलेंट भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन और है आपसे। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे पूछनी है और मैं चाहती हूँ आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें, लेकिन कुकिंग शो है, कुकिंग भी साथ साथ चल रही है, बातें भी चल रही हैं और प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा हमारा शॉर्ट होता है। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई लीगली आपसे कंसल्ट करना चाहे, लॉयर एज अ, मतलब आप लॉयर हैं, तो क्या मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, क्या इश्यूज़ हैं? अच्छा देखिए, मैं तो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, अभी तो मैं उस तरीके से वो नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल हमारे अपने पैनल्स भी हैं, लोगों के भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, और कोई मुझसे मशवरा करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। देखें, जो आजकल के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़े हमारे जो हैं वो हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, लेडीज़ के हैरेसमेंट के इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो जिसमें बेचारी औरतें जो हैं वो बड़ी वो सफ़र हो करती हैं और वो फिर जाती भी नहीं हैं, और वो फिर कोर्ट को भी अप्रोच नहीं करती, वकील को भी अप्रोच नहीं करती। एक शाइनेस होता है, हमारा एक कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे मसलों मसाइल हैं। असल में लॉ के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जितने केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को हल करने के लिए उसने फिर जो है वो कुछ मॉडल कोर्ट के कॉन्सेप्ट्स बनाए, और मॉडल कोर्ट के कॉन्सेप्ट जो बनाए वो इसीलिए बनाए ताकि केस की डिस्पोजल जो है वो एक अर्ली और एक लिमिटेड टाइम के अंदर हो। मतलब अगर इस वक्त मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी नॉलेज है कि इस वक्त कोई तकरीबन 442 या 450 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान में मॉडल कोर्ट्स हैं, और जो कि इस किस्म के केसेस को देखते हैं और अर्ली डिस्पोजल जो है वो देते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके थ्रू भी जो है वो चीज़ों को जो है वो डिसाइड कर लेते हैं और कोर्ट तक जो है वो जाना नहीं पड़ता। तो इस तरह जो है वो जुडिशरी पे भी कम प्रेशर पड़ता है, लोगों के अखराजात भी कम होते हैं, और टाइमलाइंस का जो इशू होता है वो भी शॉर्ट हो जाता है। मैं चूँकि एक
कुछ एनजीओ का जो है वो ऑनररी मेंबर भी हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह, दैट्स उनको रियली भी मैं गुड। लीगल एडवाइस वगैरह मैं करता हूँ। तो उसमें हम प्रो बोनो केस जो है वो करते हैं। प्रो बोनो का मतलब ये होता है कि जो अफोर्ड ना कर सके, जो पैसे ना दे सके, तो जी। हम उसे लीगल एडवाइस भी जो है वो देते हैं, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो वो बिल्कुल वो कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको मुफ्त जो है वो लीगल एडवाइस देंगे। थैंक यू सो मच। इस और तरीके से मेरे हम शो के थ्रू ये कोशिश मैसेज करते हैं कि आपका लोगों की कन्वे खिदमत हुआ है करें। कि आप ऐसे लोगों की भी हेल्प करते हैं। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे नहीं, मेरे तमाम नाज़रीन को बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि साथ साथ होता ये है कि खालिद महबूब साहब, बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं लेकिन उनका हल नहीं कर सकते। वो हल उन्हें यूँ नहीं कर सकते, उनकी जो दायरा होता है वो कम होता है, या उनके पास पैसे नहीं होते, या होते हैं थोड़े कम होते हैं। जी ऐसा तो ही है। ऐसे डिफरेंट मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, अगर आप जैसे लोग इस तरह की हेल्प करते हैं और करते हैं तो उनको आसानी होती है। और बहुत मोटिवेशनल मैसेज था आपका ये। अच्छा, बहुत साथ शुक्रिया। साथ जो है मैं बता रही हूँ कि हमने बीफ जो है वो फ्राई कर दिया है, और कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। और क्या करना है हमने, क्योंकि बीफ को टेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब तक हम अपने लेमन गार्लिक राइस बना के फिनिश कर लेते हैं। राइस ऑलरेडी बॉयल हो चुके थे, ठीक है। और साथ साथ मैं एक वॉक ले लेती हूँ। ये मैंने वॉक लिया है। अच्छा, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ा सा, लिटिल बिट ऑफ ऑयल। से गार्लिक पाउडर मेरे पास मौजूद है। गार्लिक पाउडर गया है इसमें, ब्लैक पेपर गया है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर सोया सॉस गया है, लेमन जूस, एंड देन वॉर्सेस्टायरशायर सॉस 1 टेबल स्पून। तमाम मसाले इसमें जा चुके हैं। और एक लास्ट में चीज़ रह गई है, ठीक है, वो भी इसमें जाएगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये मिक्स हो रही है अच्छे से। इसको वॉक को हमने मिक्स किया है। कलर देखें आप इसका, बहुत अच्छा सा ग्रीन सा कलर आ रहा है। लेमन गार्लिक राइस है ये जी। तो ये बट हमारे लेमन गार्लिक राइस जो है वो तैयार हो गए। और बीफ को भी हम देख लेते हैं किस हद तक टेंडर हुआ है, फिर हम बनाएंगे इसकी सॉस और हमारी डिश हो जाएगी कंप्लीट। और फिर हम साथ साथ खालिद महबूब साहब हमारे गेस्ट मौजूद हैं। और मैं एक दफ़ा फिर यही बात कहूँगी कि ऐसे लोग हमारे मुल्क का असासा होते हैं, ठीक है, हमारी पावर होते हैं। और खालिद महबूब साहब, सैलाब ज़दगान जो हैं उनके बारे में भी आप मुझे ये बताएं कि उनकी क्या कंडीशन है इस वक्त, और क्या किन चीज़ों की उन्हें नीड है, और हमें किस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए, और क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्या उनके मसाइल हैं, तो उसका भी आप मुझे साथ साथ बताएं। देखें, ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा साना है पाकिस्तान के लिए, और एक बहुत ही सीरियस डिज़ास्टर इशू है, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों जो है वो एनिमल्स और बाकी जो है वो तबाह हो गए, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो बर्बाद हो गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को अपने घर से निकल के कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करना चाहिए। बल्कि मैं इसको बिल्कुल बॉटम लाइन पे जाकर ये कहूँगा कि एक शख्स अगर एक रोटी खाता है तो कोशिश करे कि आधी रोटी जो है ना वो मुतासिरीन को जो है वो दे दे। हम लोगों ने भी जो है वो फ़ंड जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन से और बाकी जगहों से कोई अच्छा तकरीबन। खालिद महबूब साहब, टाइम हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक लेनी है ज़रूरी। सो आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक से आ चुके हैं वापस और लेमन गार्लिक राइस हमारे हो गए हैं तैयार और बीजिंग बीफ हमने फ्राई करा था जो ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। और साथ साथ हम इसकी सॉस बनाएंगे जिसमें हम इसके बीफ के जो स्ट्रिप्स हैं उसको डालेंगे, ठीक है। और साथ साथ खालिद महबूब साहब मेरे पास साथ मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया आपके एक दफ़ा फिर आने का। और कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम आज का? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। और मैं विनस टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो जब भी मेरी ज़रूरत होती है मुझे बुलाते हैं और मुझे ऑनर करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिना। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जी। और आप जिस तरह ये कुकिंग कर रही हैं मुझे तो अभी से खाने को दिल चाह रहा है। और नहीं हम इंशाल्लाह आपको टेस्ट कराएंगे ना, अभी खिलाएंगे। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। मैं सैलाब के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर रहा था, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आप कॉल ले लें, फिर उसके बाद हम कर लेंगे बात, ठीक है, क्योंकि कॉलर लाइन पर है ना। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ शाहिना आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, रोज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये गेस्ट भी बड़े अच्छे हैं आज, खालिद महबूब जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ठीक है सर? आपसे बात कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से बोल रहे हैं? बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक? जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है। और इनके प्रोग्राम में ये बहुत अच्छी बात लगती है, जो गेस्ट आते हैं उनका नंबर जो है स्क्रीन पे चलता है जी जी, तो लोगों को बड़ी इससे आसानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर वो चल रहा है। अगर किसी से को मुझसे कोई काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कोई फ्री मशवरे की अगर कोई ज़रूरत हो, कोई ऐसे मजबूर लोग होते हैं कि जो जिनके पास वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको लीगल मशवरे की ज़रूरत हो, किसी बच्चे की काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से अपने फोरम से जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जी जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपको देख के प्रोग्राम में। और ऐसे ही गेस्ट आते हैं इनके प्रोग्राम में, अच्छा लगता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का, थैंक यू। अच्छा सलाब ज़दगान के हवाले से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं रेसिपी का रिकैप दे दूं फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने गार्लिक को सौते किया लिटिल बिट ऑफ ऑयल में, साथ साथ मैंने जो ये बीफ की स्ट्रिप्स थी हमारी, क्रिस्पी बीफ था, इसको मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। और साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, सॉरी वॉस्टरशायर सॉस डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस एंड देन मेरे पास 3 टेबल स्पून ऑफ चिली गार्लिक सॉस है और केचप है 3 टेबल स्पून, मैंने ये भी ऐड ऑन किया है इसमें। और गार्लिक पाउडर मेरे पास मौजूद है, मैंने शामिल किया है। ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। और शुगर, जब भी हम हॉइजन सॉस डालते हैं वॉस्टरशायर तो थोड़ी सी हम शुगर डालते हैं, तो मैंने क्योंकि चाइनीज़ कुजीन में शुगर ज़रूर जाती है तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें शुगर डाली है। जिसको आप लोगों को अगर टेस्ट कम पसंद हो तो आप हाफ़ टेबल स्पून डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा सैलाब ज़दगान के हवाले से आप मुझे बताएं कि उनके इस वक्त क्या मसाइल हैं और उन मसाइल को हम लोग किस तरह हल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल बॉटम लाइन पे जाके मैंने ये बात आपको की कि इस वक्त क़यामत खेज़ मंजर है पूरे पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तान का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि नहीं बचा, ख़ास तौर पर जो है वो आपके विलेजेस और जो रिमोट एरियाज़ हैं वो तो बिल्कुल ही बर्बाद और तबाह होकर रह गए। और मैं ये समझता हूँ कि बॉटम लाइन पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें से आधी रोटी जो है ना सैलाब ज़दगान को दे दे और उनकी सर्वाइवल जो है वो हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों में इतना स्पिरिट है कि वो अपने NGO के थ्रू, अपने पर्सनल एफर्ट्स के ज़रिए बड़े बड़े लोग बेतहाशा कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं। ख़ुद गवर्नमेंट जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब माशाल्लाह इंटरनेशनल NGOs आकर जो है उसको जो है वो कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम है और इसे हमें निकलना चाहिए। और ये मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि ये सैलाब का इतना बड़ा जो होना ये एक ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल वार्मिंग इशू है। वो इंग्लैंड जैसी जगह जहाँ पर इतनी गर्मी नहीं थी, आपने कुछ अर्सा पहले सुना कि लोग गर्मी से बिल्कुल तड़प रहे थे और मर रहे थे। exactly. लेकिन चाइना, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाती हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। सो गवर्नेंस की इशू को जो है वो ठीक करना पड़ेगा।
हमें अपने वो तमाम चीज़ें जो इस डिज़ास्टर के गवर्नेंस से रिलेटेड है, आपको डैम बनाना पड़ेगा, आपको अच्छी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, आपको पानी रोकने के लिए जो है वो उसकी बाज़ाब्ता जो है वो कैनाल सिस्टम जो है वो बनाना पड़ेगा, इरिगेशन सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको इसमें करप्शन को रोकना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इतने सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उसका एक रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है और दूसरा रीज़न ये है कि ये मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली हर स्टेज के ऊपर इस बात को सोचना चाहिए। बस अल्लाह ताला हम सब 30-40 लाख रुपया हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करके दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लोगों ने सभी लोग कर रहे हैं हेल्प करी है और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग दिल खोल के इमदाद करें और जितना कर सकते हैं, जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से इमदाद करें। अच्छा, रेसिपी का मैं इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टरों से भी मेरी अपनी जो है वो इल्तिजा है जी कि इस सैलाब की वजह से बीमारियां बहुत फैल रही हैं जी, तो उसकी वजह से इनको चाहिए कि डॉक्टरों की टीम भी वॉलंटरी जो है वो जाकर विजिट करें और इसके अंदर जो है वो मतलब लोगों को जो है वो उनको हेल्प आउट करें जी। और इसमें मैं सलाम पेश करता हूँ उन मुजाहिदीन और जिसको कहते हैं कि पाक फौज को कि उन्होंने इतना काम किया और वो उन शहीदों को भी सलाम जिन्होंने बहुत काम किया इस फ्लड पे और अल्लाह ताला हम सबको इस हवाले से कायम व दायम रखे आमीन। कि अगर वो ना होते तो पता नहीं और क्या कुछ होता। अच्छा, तो थोड़ा सा प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड पर है और मैंने क्या करा है, मैंने इसमें सिर्फ जो है ना वो अनियंस आपके सामने मैंने सारी सॉसेस डाली थी, उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जो अनियन कट की हुई थी और जो कैप्सिकम कट की हुई थी, एक अनियन ली थी मैंने और एक कैप्सिकम लिया था, उसे मैंने ऐड ऑन किया है। साथ साथ ये 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिटिल बिट पानी में तकरीबन पानी ये 1/4 कप होगा ताकि इसकी अच्छी सी सॉस सी तैयार हो जाए, तो ये मैंने इसमें ऐड ऑन किया है और डिश हमारी कंप्लीट हो गई है। और लास्ट में बस इसको हम 1 से 2 मिनट थोड़ा सा फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ साथ खालिद महबूब साहब से अपना इनका मैसेज लेंगे कि ये क्या मैसेज कन्वे करते हैं हमारे नाजरीन को। और हमारी डिश भी कंप्लीट हो गई है, आपने ज़रूर हमारी डिश को ट्राई करना है और इसी तरह हमें अपना फ़ीडबैक देना है। और जो है खालिद महबूब साहब से मैं लास्ट में जाते हुए मैसेज लूँगी, तो जी खालिद महबूब साहब। मेरा मैसेज यही है जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने टॉलरेंस लेवल को ठीक रखें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और कोशिश करें कि अल्लाह की राह में जब भी इंसानियत को ज़रूरत पड़े उसकी जो है वो मदद करें। और मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर इस तरीके से अपने माइंड में पॉजिटिवनेस लाएं और बेहतरी की तरफ जाएं कि अब हम पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामज़न करें। हर शख्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा करे, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अपने जो है वो कैरेक्टर को जो है वो निभाए, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो NGO हो, चाहे वो आम इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो, चाहे वो एक आम पब्लिक हो। सो ये मेरा मैसेज है कि हर कोई अपनी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दे। और आखिर में मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हम सबको ये चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान दें तो पाकिस्तान के आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच जी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। आई होप आपने आज का प्रोग्राम लाइक किया होगा और पसंद आया होगा और किस तरह के प्रोग्राम आप चाहते हैं और किस तरह के डिशेस आप चाहते हैं कि हम आपको बना के दिखाएं, तो आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर वीनस IGTV के फेसबुक चैनल पे दीजिएगा। सो अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।